हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज में। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं 5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बैंक के, और यह अध्याय 11 के कक्षा 11वीं के प्रश्न हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 4 तक के 5 अंकों के प्रश्न को हल करवा दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे पहले हम आपको विकल्पों को और 2 अंक वाले प्रश्नों को भी हल करवा चुके हैं। तो आज हम इसमें हल करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को, जिसमें कि आज हमारा पूरा जो अध्याय 11 का जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इसमें 5वां प्रश्न, क्या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? क्या BCl3 और SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, और ये पूछा है कि BCl3 और SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं BCl3 में आपके बोरॉन के पास अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 13वें समूह का तत्व है, और 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन से ले लिए, तो इसके पास हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अष्टक पूरा नहीं है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के पास जो है अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 14वें समूह का तत्व है, और 4 उसमें क्लोरीन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आए होंगे, तो इसका अष्टक पूरा है, इसलिए SiCl4 जो है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें इनके अणुओं में उपस्थित केंद्रीय परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन यौगिक लुईस अम्ल भी कहलाते हैं। हाँ, अब इसके बाद अपन को जो आंसर आगे देखना है इसका क्या वाले का, तो यहाँ से अपन को देखेंगे। हाँ, BCl3 और SiCl4 दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, जहाँ बोरॉन परमाणु में एक रिक्त 2p कक्षक होता है, वहीं सिलिकॉन परमाणु में रिक्त d कक्षक होते हैं। यह दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो जाएंगे। वैसे SiCl4 भी अपना अष्टक पूरा है, इसलिए इसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है पूरा अपना अष्टक कर लिया है, और इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की, कि संरचना के आधार पर हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में निहित विभिन्नता समझाइए। तो स्टूडेंट, ये जो अलग अलग बुकों में इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है, हम आपको यहाँ जो अंतर बता रहे हैं, आप चाहें तो इनमें कॉलम बना के अंतर लिख लें, या फिर ऐसे ही लिख दें जैसा इसमें लिखा हुआ है। तो हीरा ग्रेफाइट में अंतर किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। तो इसमें जो है कार्बन परमाणु हीरा में sp3 संकृत अवस्था में होता है। इसमें जो ज्यामिति होती है वो द्विविमीय परतीय होती है, मतलब 2 विमाओं में होती है और परत बनी होती हैं। इसके अलावा जो इनका घनत्व है हीरे का उच्च घनत्व होता है, उच्च क्वथनांक के साथ ये कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसमें से ऊष्मा नहीं बहती, ना विद्युत इसमें से बह सकती है। और ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्रयोग है वो कांच काटने में, आभूषणों में और अपघर्षक के रूप में होता है। तो ये हैं इसके अंतर। इसके बाद इसी टाइप से आप इसके अंतर यहाँ पर लिख लें ग्रेफाइट में, इसके सामने। तो इसमें कार्बन जो है sp2 संकृत अवस्था में होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिविमीय चतुष्फलक की होती है। यहाँ पर चतुष्फलक की ना लिख के आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसको लिखेंगे षटकोणीय। ठीक है, क्योंकि षटकोणीय आकृति होती है ग्रेफाइट की। यह निम्न घनत्व और उच्च क्वथनांक के साथ मुलायम और चिकनाई वाला पदार्थ है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें अनुपस्थित होता है। इस वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण क्या करता है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। इसके बाद यह स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है, और इलेक्ट्रोड निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। पेंसिल बनाने में क्रूसिबल, और क्रूसिबल क्यों बनाया जाता है? उच्च गलनांक के कारण इसका जो है उपयोग इनमें किया जाता है। अगर आपको ऐसा आंसर नहीं लिखना है तो आप इसको जो है सब प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि ये प्रिंटेड फॉर्म में है। देखिए, हीरा में कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में तथा प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणु sp3 संयोग से सिग्मा त्रिज्या आबंध बनाते हैं, और संरचना जो है कठोर त्रियामी बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रेफाइट और हीरे की संरचना यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेफाइट की संरचना और ये हीरे की संरचना। अब इसके बाद इन्हीं के आधार पर जो है आगे अंतर बताए गए हैं।
तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु sp2 अवस्था में होता है और अंतिम 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है जो षटकोणीय आकृति बनाते हैं। यह संरचना द्विआयामी है तथा परत के रूप में एक दूसरे से मिले हैं। यह परतें आपस में वर्णवाल बंध से जुड़ी होती हैं। अब संरचना के आधार पर हीरो ग्रेफाइट में अंतर ये होते हैं। तो कठोरता में उच्च गलनांक और घनत्व के साथ कठोरतम पदार्थ है। यह नरम, चालक और परतदार पदार्थ है। चालकता में हीरा विद्युत का कुचालक है और चालकता जो है ग्रेफाइट की विद्युत का चालक है। पारदर्शिता में उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकदार है और पारदर्शिता में इसका ग्रेफाइट जो है धात्विक चमक रखता है। इसके बाद शुद्धता की बात करें तो यह कार्बन का शुद्धतम रूप है और यह जो है यह भी हीरा की भांति कार्बन का शुद्ध रूप है। ठीक है। इसके बाद आबंध दूरी की बात करें तो यहाँ पे sp3 संकरण के कारण जो कार्बन बंध है उनकी 154 पिकोमीटर दूरी होती है और इसमें sp2 संकरण के कारण इनकी जो आबंध दूरी है वो 142 पिकोमीटर होती है। तो ये इनके अंतर हैं। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें पर। और प्रश्न क्रमांक 7वें में पूछा है कि ग्रेफाइट जो है शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यों? हीरे का प्रयोग अपघर्षक के रूप में क्यों करते हैं? वायुयान बनाने में एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग क्यों होता है? और संचरण केबल ने जो आपको जो केबल होती हैं आपने देखी हैं, टीवी वाली केबल होती हैं, आपके मोबाइल वाले जो टेलीफोनों की केबल होती हैं, डिस्क की केबल होती हैं, एल्युमिनियम तार का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इनके सभी चारों के आंसर हम यहाँ पर जानते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि ग्रेफाइट जो है स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यों? तो ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। ठीक है, कैसे होती है? ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है, मतलब परत के रूप में पाया जाता है और यह परस्पर दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा बंधी होती हैं। यह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं और इसी कारण से ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि हीरे का प्रयोग अपघर्षक के रूप में क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है कि हीरे में प्रत्येक sp3 संकृत कार्बन परमाणु जो है होता है और वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ा रहता है। इससे कार्बन परमाणुओं के त्रिविमीय जालक का निर्माण हो जाता है और इस विस्तृत सहसंयोग बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। अतः हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, इसी कारण इसका उपयोग अपघर्षक के रूप में करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि एल्युमिनियम की मिश्र धातु का उपयोग जो है वायुयान बनाने में किया जाता है क्यों? तो इसका जो आंसर है कि एल्युमिनियम की मिश्र धातु जैसे कि ड्यूरेल्यूमिन हल्की और मजबूत और जंगरोधी होती है, मतलब इसमें जंग नहीं लगती, इसी कारण इनका उपयोग वायुयान बनाने में होता है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है इसी का कि एल्युमिनियम जो है इसका उपयोग संचरण केबल बनाने में होता है क्यों? तो एल्युमिनियम में विद्युत चालकता जो है, एल्युमिनियम की विद्युत चालकता वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका प्रयोग संचरण केबल बनाने में होता है। पुनः भारानुसार एल्युमिनियम जो है विद्युत चालकता कॉपर की अपेक्षा दुगनी होती है एल्युमिनियम में, इसलिए एल्युमिनियम की जो है बनाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु जाल से क्रिया करके क्या करता है, Al2O एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है गैस बना लेता है। यहाँ पर Al2O3 है, ये आप यहाँ पे सही कर लें इसको, Al2O3 और यहाँ पर H2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हो? और अक्रिय प्रभाव, अपर रूप और श्रृंखलन इसमें हमें समझाना है। देखिए, अब अक्रिय प्रभाव में अभी आपको बता चुके हूँ ऊपर कि जब s इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति स्वयं के साथ रहने की हो, मतलब किसी दूसरे से बंध ना बनाए, या s इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति अभिक्रिया में भाग लेने के प्रति विमुखता हो, मतलब बंध बनाने में भाग ना ले, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अक्रिय प्रभाव कहते हैं। इसका कारण यह है कि ns इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए क्या करने के लिए? अयुग्मित, है ना, युग्मित रहते हैं। वो अयुग्मित करने के लिए हमें आवश्यक ऊर्जा दो अतिरिक्त ऊर्जा बंध बनाने में निर्मुक्त ऊर्जा से अधिक नहीं होती है। और वर्ग 13 और 14 और 15 के भारी सदस्य तत्व अपने संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अपने जो संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से? समूह 13, 14, 15 के भारी सदस्य। और उदाहरण के रूप में लें तो टेलोरियम +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है और +3 ऑक्सीजन अवस्था की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अक्रिय प्रभाव काम करने लगता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अपर रूप की। तो अपर रूप की परिभाषा क्या होती है? जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व हो और वह अलग अलग रूपों में पाया जाए, जैसे कि कार्बन, तो इन रूपों के भौतिक गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तब इन रूपों को अपर रूप कहते हैं और इस गुणों को अपर रूपता
कहते हैं। इसका कारण या तो अणुओं में परमाणुओं की संख्या में अंतर है, जैसे कि O2 तथा O3 में, अथवा O2 अणु में परमाणुओं की व्याख्या में भिन्नता होती है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन के क्रिस्टलीय पररूप है। ठीक, तो ये था पररूप की परिभाषा और उसके उदाहरण। इसके बाद हम आते हैं हमारा अंतिम परिभाषा, श्रृंखलन। एक जैसे परमाणुओं की परस्पर जुड़कर लंबी और खुली और बंद श्रृंखला बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है। यह कार्बन में अधिकतम पाया जाता है और वर्ग में नीचे को जाने पर घटता जाता है, और वर्ग 14 के जो क्रम है वो निम्नतः कार्बन की जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डबल तीर यहाँ पर बनाए हुए हैं। सिलिकॉन की क्षमता जो है श्रृंखलन की जर्मेनियम से ज़्यादा होती है, इसलिए सिलिकॉन को ज़्यादा बताया है। जर्मेनियम और टिन की जो संकलन क्षमता लगभग बराबर कह सकते हैं, और लेड की जो है टिन से बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ डबल वो बताया है 3। तो इस प्रकार से इनकी जो क्षमता है यहाँ पर बताई, और ऊपर भी हम यहाँ पर इनको बता चुके हैं। तो ये थे हमारे अंतिम प्रश्न, और इस प्रकार से हमारा जो है अध्याय 11 पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।